वेलकम टू यू स्टूडेंट। माय नेम इज सुनील सर, हिस्ट्री टीचर। तो आज अपन बात करेंगे अपना जो वंश है लोधी वंश उसकी। और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। कौन सा है? अंतिम वंश। तो हेडिंग लगाना है अपन को किसकी बात हो रही है? लोधी डायनेस्टी यानी कि लोधी राजवंश। कौन सा राजवंश है? लोधी राजवंश। लोधी राजवंश अपन पढ़ रहे हैं। और लोधी राजवंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। लोधी राजवंश जो चला वो 1451 से लेकर 1556 तक। 1451 से 1556 यह अपना लोधी राजवंश है। तो इसके अंदर अपन को पढ़ना है बहलोल लोधी। क्या नाम है? पहला जो शासक था उसका नाम था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ये एक अफगान शासक था। बहलोल लोधी जो था वो अफगान शासक था। इसका शासनकाल है 1451 से लेकर 1489। बहलोल लोधी का शासनकाल पूछे तो 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक बहलोल लोधी ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का जो दीवान-ए-हेरात जो था उसका शासक और अफगान शासक बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। तो अपन को इसमें क्या लिखना है? फर्स्ट लाइन से लिखना है अपन को कि दिल्ली सल्तनत के दीवान-ए-हेरात। क्या नाम है? दीवान-ए-हेरात नामक अफगान वंश के शासक एवं लोधी राजवंश के संस्थापक का मतलब होता है जिसने स्थापना की हो। तो लोधी राजवंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी थे। अपन को ये ध्यान में रखना है कि दीवान-ए-हेरात जो अफगान वंश है उसका जो शासक है या लोधी राजवंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? बहलोल लोधी था। कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है
अपन ज़्यादातर इब्राहिम लोदी को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर संस्थापक तो भूल जाते हैं और संस्थापक की जगह कौन लगा देते हैं, इब्राहिम लोदी लगा देते हैं, लेकिन वो गलत है। अगर वैसे देखा जाए तो बहलोल लोदी वास्तव में लोदी वंश का क्या था, संस्थापक था, संस्थापक था। नेक्स्ट अपन को लिखना है, लोदी वंश के अंदर प्रमुख 3 शासक हुए। लोदी वंश के अंदर प्रमुख 3 शासक हुए, जिनमें से एक है बहलोल लोदी, दूसरा है अपना इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का सबसे ताकतवर शासक था इब्राहिम लोदी। तीसरा है अपना मोहम्मद लोदी। तीसरा कौन सा है, मोहम्मद लोदी। ये लोदी वंश के 3 संस्थापक हैं, संस्थापक या शासक बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट अपन को लिखना है, बहलोल लोदी साधारण व्यक्ति होने के कारण वो कभी भी दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठा। तो दूसरी लाइन में अपन को लिखना है, बहलोल लोदी एक साधारण शासक होने के कारण, साधारण शासक या व्यक्ति होने के कारण, दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठा। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है कि जो बहलोल लोदी था वो एक साधारण व्यक्ति था, जिसके कारण वो कभी भी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर नहीं बैठा। ये बात अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन को लिखना है इसके अंदर, बहलोल लोदी जो था उसने अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखा दिल्ली सल्तनत के ऊपर, और बहलोल लोदी ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के कारण दिल्ली के आसपास मेवात क्षेत्र को जीत लिया था। तो इसमें अपन को लिखना है, बहलोल लोदी ने शासन को बनाए रखा और दिल्ली के आसपास मेवात क्षेत्र को जीत लिया था। मेवात क्षेत्र को जीत लिया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि बहलोल लोदी जो था उसने दिल्ली के ऊपर शासन को बनाए रखा और उसके बाद दिल्ली के जो निकट प्रदेश है मेवात, उस प्रदेश को जीत लिया था। नेक्स्ट अपन को लिखना है, 19 अप्रैल 1451 को दिल्ली सल्तनत पर बैठा था। 19 अप्रैल 1451, यहाँ पे लिख लेना 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। तो इसमें अपन को ये बात लिखनी है। इसके बाद में अपन को लिखना है,
बहलोल लोदी अफगान राजवंश की स्थापना करने वाला पहला शासक था। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत पर अफगान वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक था। प्रथम बोल दो या पहला बोल दो, शासक था। भाई ये बात तो अपन को ध्यान में रखनी है कि अफगान वंश का एकमात्र शासक था बहलोल लोदी, जिसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर लोदी राजवंश की स्थापना की थी। ये बात भी अपन को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर सर्वप्रथम किस अफगान शासक ने लोदी राजवंश की स्थापना की थी। तो यह अपना क्वेश्चन बन गया और इसका उत्तर है बहलोल लोदी। क्या नाम है? बहलोल लोदी। तो यह बात भी अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन को लिखना है बहलोल लोदी ने 7 परगनों को अपने भूभाग में मिला लिया। तो नेक्स्ट अपन को लिखना है बहलोल लोदी ने 7 परगनों का मतलब होता है भूभाग, तो कोष्टक में लिख लेना भूभाग को अपने राज्य में मिला लिया। अपने राज्य में मिला लिया। ये जो मैं लिखा रहा हूँ एनसीईआरटी के नोट्स हैं भाई, हिस्ट्री के नोट्स हैं। कोई भी एग्ज़ाम दे लो, इससे बाहर नहीं पूछेगा। और आप अगर स्कूल लेवल पर भी लिखते हो या कॉलेज लेवल पर भी लिखते हो तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। तो मैं आपको एक एक शासक पढ़ा रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। दूसरा अपन को लिखना है सिकंदर लोदी। दूसरा शासक कौन है? सिकंदर लोदी। दूसरा शासक सिकंदर लोदी नाम है उसका। तो हेडिंग लगाओ सिकंदर लोदी। 1489 से 1507 के बीच में आता है ये। 1489 से 1507 ईस्वी। बहलोल लोदी का शासनकाल 1451 से लेकर 1489 था। उसके बाद सिकंदर लोदी आया 1489 से 1517 के बीच में। तो इसमें लिखना है सिकंदर लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक था। तो अपन को लिखना है सिकंदर लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सर्वश्रेष्ठ शासक था। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है कि सिकंदर लोदी जो था वो लोदी वंश का या लोदी राजवंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। अब सिकंदर लोदी की माँ का बात करें, माँ का क्या नाम था? तो बीबी अम्बा।
और बहलोल लोदी से उत्पन्न पुत्र था। तो यहाँ पे लिखना है सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी की माँ या माता का नाम, माता का नाम बीबी, बीबी बोलते हैं ना, बीबी किसको बोलते हैं, बीबी या बीवी बोलते हैं। तो यहाँ पर बीबी अम्बा नाम था, बीबी अम्बा नाम था। और पिता का नाम क्या था, बहलोल लोदी। तो नेक्स्ट अपन को लिखना है सिकंदर लोदी के पिता का नाम, सिकंदर लोदी के पिता का नाम, पिता का नाम बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी था। भाई बहलोल लोदी से उत्पन्न पुत्र कौन था, सिकंदर लोदी था। तो ये बात भी अपन को ध्यान में रखना है। इसके आगे अगर अपन बात करें तो सिकंदर लोदी के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था, यह बात आपको पूछ सकता है। सिकंदर लोदी के समकालीन मेवाड़ का शासक, तो इसमें आपको नोट डाल के लिखना है भाई। क्या डाल के लिखना है, नोट डाल के। नोट में लिखो सिकंदर लोदी के समकालीन, सिकंदर, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, सिकंदर लोदी के समकालीन, समकालीन मेवाड़ का शासक, मेवाड़ अपने राजस्थान में पड़ता है, मेवाड़ का शासक, शासक राणा रायमल, राणा रायमल। भाई उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, राणा रायमल। और राणा रायमल का शासनकाल क्या था, 1473 से लेकर 1509 के बीच में। तो राणा रायमल जो मेवाड़ का शासक था किसके समकालीन था, सिकंदर लोदी के समकालीन था। नेक्स्ट अपन को लिखना है, नेक्स्ट नोट डाल के लिखना है, नोट डाल के लिखो सिकंदर लोदी के समकालीन मारवाड़ का शासक कौन था। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है कि सिकंदर लोदी जो था, सिकंदर लोदी के समकालीन, के समकालीन, समकालीन का मतलब होता है जिनका शासनकाल बराबर हो, यानी कि दूसरे राज्य के राजा का शासनकाल किसी अन्य राज्य के राजा के शासनकाल के बीच में हो, उसको समकालीन बोलते हैं। तो सिकंदर लोदी के समकालीन मारवाड़ का शासक, मारवाड़, मारवाड़ का शासक राणा सांगा था, राणा सांगा, या अपन इसको बोल सकते हैं महाराणा सांगा, जो सिकंदर लोदी के समकालीन था। और सांगा का शासनकाल आता है 1509 से 1528 ईस्वी, 1509 से 1528 ईस्वी। तो अपन ने दो नोट लिखे हैं, दोनों नोट के अंदर क्या बात की कि सिकंदर लोदी के समकालीन मेवाड़ का शासक राणा रायमल था। इसके बाद अपन ने दूसरा नोट लिखा, उसमें लिखा कि सिकंदर लोदी के समकालीन मारवाड़ का शासक महाराणा सांगा था। कौन था, महाराणा सांगा था। तो यहाँ तक आपको उतारना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है
और क्लास को लाइक करना है, सब्सक्राइब चैनल को करना है और आपको आगे अपने दोस्तों के पास या स्टूडेंट के पास भेजना है। तो फटाफट से इसको उतारिए, फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर एक नोट डाल के और लिख लेना। नोट में लिखना है तो अपने कितने नोट हो जाएंगे? 3 नोट हो जाएंगे क्या? तो इसमें लिखो सिकंदर लोदी के समकालीन, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के समकालीन, समकालीन आमेर के कछवा है, आमेर के कछवा है राजवंश का शासक, कछवा है राजवंश का शासक पृथ्वीराज कछवा है था, पृथ्वीराज कछवा है। क्या नाम था? पृथ्वीराज कछवा है था, जिसका शासनकाल 1503 से 1527 के बीच में आता है। 1503 से लेकर 1527 जो किसके समकालीन था? सिकंदर लोदी के समकालीन था। और यहाँ पर कछवा है राजवंश का शासक था, जिसने आमेर के ऊपर अपना शासन किया था। तो यह अपन को तीसरे नोट में लिखना है। तो फटाफट यहाँ तक उतारिए, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अपन ने नोट के अंदर बात की थी समकालीन शासकों की। इसके बाद में अपन को सिकंदर लोदी के अंदर आगे लिखना है कि सिकंदर लोदी जो था वो बुद्धिमत्ता और चातुर्यता से अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो इसमें लिखना है सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने अपनी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता एवं चातुर्यता, चातुर्यता से साम्राज्य स्थापित किया था, साम्राज्य स्थापित किया था। चातुर्यता का मतलब होता है चतुर और बुद्धिमत्ता का मतलब होता है बुद्धि से किया गया काम। तो सिकंदर लोदी ने बुद्धिमत्ता और चातुर्यता से साम्राज्य की स्थापना की थी। ये बात अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन को लिखना है सिकंदर लोदी ने कानून व्यवस्था को अत्यधिक कठोर एवं सिकंदर लोदी ने कानून व्यवस्था को अत्यधिक कठोर एवं शक्तिशाली बनाया था। तो नेक्स्ट अपन को लिखना है इसमें सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने
अपनी सिकंदर लोदी ने अपनी कानून व्यवस्था को, कौन सी व्यवस्था? कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था को कठोर एवं शक्तिशाली बनाया था। भाई उसके साम्राज्य की जो कानून व्यवस्था थी वो बहुत कठोर थी और शक्तिशाली थी, जिसके अंदर न्याय भी कठोर रूप से होता था। नेक्स्ट अपन को लिखना है, सर्वप्रथम सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नामक नए नगर की स्थापना की थी। तो इसमें अपन को लिखना है, सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम 1504 को आगरा नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। ये बात भी ध्यान में रखना है। आगरा नामक जो नया नगर था उसकी स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन को लिखना है, 1506 ईस्वी के अंदर आगरा को इसने अपनी राजधानी बनाया। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। भाई आगरा नामक जो स्थान है उसको अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट अपन को इसमें लिखना है, सिकंदर लोदी ने ताजिए होता है मुसलमानों के अंदर, तो सिकंदर लोदी ने ताजिए शौक के लिए पूरा किया जाता था। ताजिए जिसको बोलते हैं अपन ताजिए, तो ताजिए को और मुहर्रम का जो 10वें दिन पर जुलूस में ले जाते हैं उसको बंद करवाया। तो इसमें मैं लिखवा रहा हूँ, सिकंदर लोदी ने ताजिए एवं मुहर्रम जिसको मुहर्रम बोलते हैं ना, मुहर्रम 10वें दिन ले जाने वाले जुलूस को बंद करवाया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मुहर्रम जो होता है वो मुसलमानों के अंदर त्यौहार होता है और उसके 10वें दिन जो जुलूस ले जाया जाता है उसको सिकंदर लोदी ने बंद करवा दिया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन को लिखना है, सिकंदर लोदी ने मस्जिदों को शिक्षा केंद्रों के रूप में स्थापित किया। ये बढ़िया काम कर दिया कि सिकंदर लोदी ने मस्जिदों को
शिक्षा केंद्रों के रूप में शिक्षा केंद्रों के रूप में स्थापित किया। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है भाई कि जो मस्जिद होता है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है उनको किसके रूप में स्थापित कर दिया? शिक्षा के केंद्र बना दिए और उनके रूप में स्थापित कर दिया। अपन को यह बात ध्यान में रखनी है। सिकंदर लोदी ने आयुर्वेदिक ग्रंथ जो है फारसी के अंदर जिसका नाम है सिकंदरी, क्या नाम है? सिकंदरी, फरहंग सिकंदरी, फारसी में होने के कारण उसका नाम क्या कर दिया? फरहंग सिकंदरी। तो इसमें लिखना है सिकंदर लोदी ने आयुर्वेदिक ग्रंथ का सिकंदर लोदी ने आयुर्वेदिक ग्रंथ का जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है तो उस समय ग्रंथ था, आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी में अनुवाद करवाया था। सिकंदरी में अनुवाद करवाया था। किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था, जो एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था। सिकंदर लोदी स्वयं एक विद्वान था और आश्रय दाता भी था। तो नेक्स्ट अपन को लिखना है लाइन चेंज करके, सिकंदर लोदी स्वयं विद्वान था और आश्रय दाता था। तो फटाफट से लिखो, सिकंदर लोदी एक स्वयं विद्वान था और आश्रय दाता था। ये बात अपन को ध्यान में रखना है। अब सिकंदर लोदी जो था उसने बहुत लंबे समय तक गुलरखी नामक उपनाम से कविताएं लिखी थी। तो सिकंदर लोदी ने बहुत समय तक गुलरखी, क्या नाम है? गुलरखी के उपनाम से कविताएं लिखी थी। मैं आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री मेरे से पढ़ लेना, बाकी और सब्जेक्ट किसी अन्य टीचर से पढ़ लेना, लेकिन हिस्ट्री में मैं जो बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। और चला जाए तो मेरे नंबर दे रखा है मैंने, उन पे कॉल करके बता देना। तो उसने गुलरखी नाम से कविताएं लिखता था बहुत लंबे समय तक। इसके बाद में अपना सबसे ताकतवर शासक आता है इब्राहिम लोदी। तीसरे नंबर का शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। तो हेडिंग लगानी है अपन को इब्राहिम लोदी। क्या नाम है? इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल है 1527 से लेकर हेडिंग लगाओ आप तो इब्राहिम लोदी।
ये लोदी वंश का सबसे ताकतवर शासक है भाई, इब्राहिम लोदी। हेडिंग लगानी है इब्राहिम लोदी। इसका शासनकाल है 1517 से लेकर 1526 तक, और 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी का शासनकाल समाप्त हो जाता है। तो तीसरे नंबर का अपना जो शासक है उसका नाम है इब्राहिम लोदी। क्या नाम है? इब्राहिम लोदी। शासनकाल है 1517 से लेकर 1526 तक, 26 तक। तो ये हेडिंग लगाओ लोदी राजवंश के अंदर कि इसका जो तीसरा शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इसमें लिखना है इब्राहिम लोदी दिलावर बेगम एवं सिकंदर लोदी का पुत्र था। इब्राहिम लोदी दिलावर बेगम एवं सिकंदर लोदी का पुत्र था। यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें लिखो इब्राहिम लोदी इसमें लिखना है इब्राहिम लोदी दिलावर बेगम दिलावर बेगम दिलावर बेगम एवं सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था सिकंदर लोदी का पुत्र कौन था? इब्राहिम लोदी। और सिकंदर लोदी की पत्नी का क्या नाम था? दिलावर बेगम नाम था। यह बात अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें लिखना है इब्राहिम लोदी के दो भाई जलाल खां और मोहम्मद लोदी। तो इसमें लिखना है इब्राहिम लोदी के दो भाई जलाल खां। क्या नाम था? जलाल खां और मोहम्मद लोदी। वैसे अगर अपन बात करें ना तो लोदी वंश के अंदर 4 शासक हो गए। बहलोल लोदी, इसके बाद में अपना सिकंदर लोदी, इसके बाद में इब्राहिम लोदी, और चौथा है मोहम्मद लोदी। ये मोहम्मद लोदी ज़्यादा ताकतवर नहीं था, तो इन दोनों भाइयों ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए
लोदी। तो दोनों भाई जलाल खां मोहम्मद लोदी ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर राणा सांगा को लाया था। किसको लाया था? राणा सांगा को लाया था। किसको लाया था? राणा सांगा को लाया था। नेक्स्ट अपन को लिखना है, नोट डाल के लिखना है, इब्राहिम लोदी के समकालीन मेवाड़ का शासक। इब्राहिम लोदी के समकालीन मेवाड़ का शासक इसमें लिख लेना, मेवाड़ का शासक राणा सांगा। राणा सांगा था। भाई ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इब्राहिम लोदी के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो कौन था? राणा सांगा था। नेक्स्ट अपन को लिखना है, तो राणा सांगा जो था वो इब्राहिम लोदी के समकालीन था। तो इसमें लिखना है नोट में, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली युद्ध। ये नाम ध्यान में रखना है, खातौली युद्ध। और खातौली युद्ध कब हुआ था? 1500, ये होता है आपका 17 के आसपास, 1517 एडी एवं बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी का युद्ध कब होता है? 1518 ईस्वी को। 1518 ईस्वी को। तो 1518 ईस्वी को बाड़ी के युद्ध में और 1517 ईस्वी को खातौली के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। तो खातौली बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसने किया था? राणा सांगा ने पराजित किया था। ये बात अपन को ध्यान में रखना है इस नोट के अंदर कि इब्राहिम लोदी के समकालीन मेवाड़ का शासक राणा सांगा था और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध और बाड़ी का युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये बात भी अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद लिखना है, अब यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, इब्राहिम लोदी ने 1518 में वापस बाड़ी के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके इस बार किसकी सेना पराजित होती है? राणा सांगा की। तो इसमें लिखना है, नोट डाल के लिखना है, नोट डाल के, इब्राहिम लोदी ने 1518 ईस्वी को
बाड़ी पर पुनः आक्रमण किया, बाड़ी पर पुनः आक्रमण किया, पुनः आक्रमण किया, लेकिन इस बार विजय प्राप्त कर ली। भाई ये बात अपन को ध्यान रखना है कि बाड़ी पर पुनः आक्रमण 1518 को हुआ और इसके अंदर किसकी पराजय हुई? राणा सांगा की पराजय हो गई। तो ये अपन को नोट के अंदर लिखना है। नेक्स्ट अपन को लिखना है इब्राहिम लोदी ने पराजय करने के बाद अपने को एक ताकतवर शासक बता दिया। इब्राहिम लोदी ने भाई राणा सांगा को पराजित करने का मतलब है वो राजा जिसके बारे में बाबर अपने पूरे जीवनी में लिखता है कि मैंने पूरे युद्ध के इतिहास में राणा सांगा जैसा योद्धा नहीं देखा। भाई सिर के ऊपर 150 घाव लग रहे हैं, शरीर के ऊपर आँख से अंधा हो गया, लेकिन फिर भी युद्ध कर रहा है। तो इस इब्राहिम लोदी ने स्वयं को एक ताकतवर शासक बताया था। अब आपको लिखना है नोट डाल के, इब्राहिम लोदी के समकालीन मारवाड़ का शासक कौन था? तो इसमें लिखना है इब्राहिम लोदी के समकालीन मारवाड़ का शासक राव मालदेव था। राव मालदेव जो था वो इब्राहिम लोदी के समकालीन मारवाड़ का शासक था और इसका शासनकाल है 31 से 62 तक, 1531 to 1562 एडी। मालदेव शासक था। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन को लिखना है इब्राहिम लोदी के समकालीन आमेर का शासक पृथ्वीराज सिंह थे। इसमें लिखना है नोट में इब्राहिम लोदी के समकालीन आमेर पड़ता है जयपुर में। आमेर का शासक कौन था? चंद्रसेन का पुत्र था और उसका नाम था पृथ्वीराज सिंह। आमेर के शासक पृथ्वीराज सिंह। इसका ज़्यादा नहीं है, 1503 एडी है, ईस्वी तक इसका शासन है। तो पृथ्वीराज सिंह जो था वो समकालीन शासक था इब्राहिम लोदी के, जो आमेर का था, जिसने खानवा के युद्ध के अंदर बाबर का साथ दिया था। जिसने किसका साथ दिया था? मुगल राजवंश के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का साथ दिया था। तो पृथ्वीराज था जिसने खानवा के युद्ध में बाबर का साथ दिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है।
बाबर का शासनकाल क्या है? 1483 से लेकर 1530 के बीच में आता है आपका बाबर। तो इसमें शासन लिख लेना है कि 1430 से 1530, 1483 से 1530 है, तो 1483 लिखना है भाई, 1483 से 1530। ये सन याद रखना मुश्किल है थोड़ा, और बाकी कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट अपन को लिखना है इसी के अंदर, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इब्राहिम लोदी के भाई को घाटोली के युद्ध के बाद किसने शरण दी थी? मानसिंह ने शरण दी थी। मानसिंह जो आमेर का शासक था, और उसके बाद वो ग्वालियर का शासक बन गया था। तो इसमें लिखना है इब्राहिम लोदी के भाई, इब्राहिम लोदी के भाई। अब इब्राहिम लोदी के दो भाई थे, यहाँ पर कौन से भाई की बात हो रही है? जलाल खां। इब्राहिम लोदी के भाई जलाल खां को, जलाल खां को घाटोली के युद्ध, घाटोली का युद्ध, घाटोली के युद्ध, घाटोली के युद्ध की पराजय के बाद, घाटोली के युद्ध की पराजय के बाद ग्वालियर शासक, ग्वालियर पड़ता है एमपी में, ग्वालियर के शासक मानसिंह ने शरण दी थी। शासक मानसिंह ने शरण दी थी, शरण दी थी। यहाँ तक उतारो फटाफट से, तब तक मैं पेन के अंदर स्याही डाल लेता हूँ। यहाँ तक उतारो भाई। किसने शरण दी थी? ग्वालियर के शासक मानसिंह ने किसको शरण दी थी? जलाल खां को। तो उतार लिया होगा, आगे चलता हूँ मैं। इसी में लिखना है अरे तुम तो एक काम करा करो, इस क्लास को 2-3 बार देख लिया करो, फिर तुमको कोई परेशानी नहीं आएगी। अकेले में क्लास को देख लिया करो, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा, उसी हिसाब से लिख देना। बाकी ये प्योर एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी की किताब से बाहर कुछ नहीं है। तो घाटोली का जो युद्ध था, घाटोली के अंदर जो दुर्ग था, उसके ऊपर किसने घेरा डाला? इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी ने घेरा डाल दिया। कब डाला था? मानसिंह की मृत्यु के बाद। तो इसमें लिखना है मानसिंह की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी ने घाटोली के दुर्ग पे घेरा डाल दिया। तो इसमें लिखना है मानसिंह, मानसिंह की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद घाटोली दुर्ग पर या घाटोली के दुर्ग पर
दुर्ग पर इब्राहिम लोदी ने घेरा डाल लिया या इसको घेर लिया। इब्राहिम लोदी ने घेरा डाल लिया, घेरा डाल लिया। कब डाला? जब वहाँ के शासक मान सिंह की मृत्यु होती है उसके बाद इब्राहिम लोदी ने घेरा डाल दिया। अब जैसे ही घाटोली के दुर्ग पे घेरा डाला तो विक्रमाजीत जो था उसने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसी में अपन को आगे लिखना है। इसके बाद विक्रमाजीत सिंह ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसके बाद विक्रमाजीत सिंह ने दिल्ली या दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली। भाई कोई भी राजा होता है तो दूसरा राजा उससे क्या कर लेता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। यानी कि अधीनता स्वीकार करने का मतलब है कि वो राजा उस राजा के अधीन हो जाता है और उस राजा के अधीन होकर वो जैसे कहता है वैसे ही करता है। तो ये बात अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन को लिखना है दिल्ली सल्तनत की पश्चिमी सीमा पर मंगोल एवं मुगल शासकों के आक्रमणों के कारण भाई उस समय पश्चिमी सीमा जो थी उस पर मंगोल और मुगल शासकों के आक्रमण हो रहे थे। तो मुगल शासकों के आक्रमणों के कारण उसको सुरक्षित करना था। आक्रमणों के कारण सुरक्षा के लिए दौलत खां को वहाँ का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। सुरक्षा के कारण दौलत खां को भाई पश्चिमी सीमा पर क्या है? लाहौर। तो दौलत खां को लाहौर का गवर्नर बना दिया। किसने बनाया? इब्राहिम लोदी ने। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो दौलत खां है वो दरबार के अंदर अपने पुत्र दिलावर खां की मौत का बदला लेना चाहता था और दिलावर खां की मौत का बदला लेने के कारण भारत पर आक्रमण करने के लिए किसको आमंत्रित किया? मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर को आमंत्रित किया। तो यहाँ पर लिखना है दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां की मौत का बदला लेने के लिए
बदला लेने के लिए भारत पर मुगल शासक बाबर को आमंत्रित किया। भाई ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पहले तो लाहौर का गवर्नर था दौलत खां, लेकिन वो अपने पुत्र की मौत का बदला लेना चाहता था जिसका नाम था दिलावर खां। तो बदला लेने के लिए क्या चाहिए, एक ताकतवर शासक चाहिए। तो उस समय मुगलों के आक्रमण हो रहे थे पश्चिमी सीमा पर, तो मुगलों के जो शासक थे बाबर, उसको आमंत्रित किया कि भाई तू कर सकता है ये काम। तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि मुगल बादशाह बाबर और लोधी शासक इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसकी बात हो रही है, अभी यहाँ पर तो बात खत्म हो गई, अब आपको ध्यान में रखना है बाबर इब्राहिम लोधी। भाई इब्राहिम लोधी के समकालीन किसको खड़ा कर दिया, मुगल बादशाह बाबर को खड़ा कर दिया। तो इन दोनों के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 को। कब होता है, 1526 को पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत आपके हरियाणा के पास में है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को होता है मुगल सेना और अफगान सेना के मध्य। तो इसके अंदर विजय किसकी रही, बाबर की विजय रही, और इब्राहिम लोधी की क्या रही, पराजय। तो आपको ध्यान में रखना है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर मुगल सेना ने किसको हराया, अफगान सेना को हराया, या बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है 21 अप्रैल 1526 को। कब, 21 अप्रैल 1526 को किसकी मृत्यु हो जाती है, इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली सल्तनत से लोधी राजवंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी की पराजय के बाद, या इब्राहिम लोधी के पराजित होने के बाद दिल्ली सल्तनत से किस राजवंश का पतन होता है, लोधी राजवंश का पतन होता है। ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश था, जो था वो लोधी राजवंश आखिरी राजवंश था। और जब लोधी राजवंश का पतन होता है उसके बाद में आपका आता है मुगल राजवंश। और मुगल राजवंश के संस्थापक कौन थे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। तो ये आपका लोधी राजवंश कंप्लीट होता है। इसमें 3 शासकों के नाम ध्यान में रखना है, एक तो बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी, और तीसरा इब्राहिम लोधी। मोहम्मद लोधी उतना खास नहीं था। तो यह आपका लोधी राजवंश है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। बस तुम तो मेरी क्लास देख लेना और इसके अलावा कुछ मत देखना, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। और बाई चांस ये कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ सकता है, या आपके कॉलेज लेवल पे पूछ सकता है, स्कूल लेवल पे पूछ सकता है। तो क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं।